हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास है वो आधारित है नाटक से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में लगभग 200 प्लस प्रश्नों पर चर्चा होंगी जो कि नाटक पर आधारित होंगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके अंतर्गत ये जितनी भी विधाएं हैं जैसे कि नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, ये सब, तो उनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है नाटक। तो नाटक से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं तो किसको मानते हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये जो नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। ठीक है, फिर अगला है, यह शाम पराजय की, भय के संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? तो अंधा युग की है। अंधा युग बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अंधा युग आपका धर्मवीर भारती की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसमें, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? देखिए, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की। ये जो शाम है, ये जो शाम है, शाम होता है तो क्या होता है, यानी कि दिन की समाप्ति हो गई। तो वो ही कहा गया है कि यह जो शाम है वह केवल दिन का अंत नहीं है। किसका अंत है? यह पराजय की। ठीक है, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो ये शाम है ये दिन का अंत नहीं है, बल्कि पराजय यानी कि हार की, डर का, भय का मतलब हो गया डर, और संशय की यानी कि संदेह का है। ठीक है, ये शाम हार की है, संदेह की है, डर की है, तो इन सब का क्या बन गई है? प्रतीक बन गई है। भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे। तिमिर का मतलब हो गया आपका अंधकार, यानी कि अंधकार से ये जो सुनसान गलियां हैं वो क्या हो गई हैं? पूरी तरह से ढक गई हैं। ठीक है, सुनसान गलियारे का मतलब हो गया कि ये जो खालीपन है, मतलब जो सुनसान कहते हैं ना, सुनसान गलियां हैं, सुनसान सड़कें हैं, तो वो खालीपन और निराशा का चित्र बनाती हैं। ठीक है, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा। इसमें भविष्य के बारे में क्या कहते हैं कि जो भविष्य है, तो भविष्य एक बूढ़े झूठे भिखारी के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, भविष्य को एक बूढ़े झूठे भिखारी के रूप में चित्रित किया गया है, जो क्या कर रहा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, जो हाथ फैलाकर टुकड़ों को, यानी कि मतलब झूठी उम्मीद, छोटी सहायता या आशा के लिए क्या कर रहा है? भटक रहा है। तो जो ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां यह दर्शाती हैं कि जो भविष्य भी है वह अब भरोसेमंद के लायक नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है, और जो ये भविष्य है ना वह भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। ठीक है, फिर अगला है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक लिखा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ऊपर भी मैंने बताया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे पहला मौलिक नाटक मानते हैं। फिर आगे है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर नाटक की प्रस्तुति होती है रंगमंच की, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल हो। तो ये कथन जयशंकर प्रसाद की है। फिर अगला आता है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। देखिए, जो लक्ष्मी नारायण लाल है एक नाटककार हैं, इनके जो भी जितने भी नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या कहते हैं कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, फिर अगला आता है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो ना पाओ या सर धरो, जल है जय है मैल। यह उक्तियाँ है,
तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल। देखिए ये जो पंक्तियाँ दी हैं, इस पंक्तियों में जो मतलब कवि कह लीजिए या भक्त कह लीजिए, लेखक जो भी हैं, तो एक भक्त के रूप में दर्शाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भक्त जो है वो अपने को अपवित्र और तुच्छ मानकर भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। तो किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसके बारे में दिया है कि जिन पावन सो चलत तुम वेद लोक की गैल, यानी कि मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान के चरण इतने पवित्र हैं, जिन पावन मतलब भगवान के जो चरण हैं वो इतने पावन हैं कि वे वेदों और लोक मर्यादा के क्या हैं, मार्ग हैं। सो ना पाओ या सर धरो जल है जय है मैल, लेकिन मैं जल है जय है मैल, लेकिन मैं इतना अपवित्र हूँ कि उस जल को भी सिर पर नहीं रख सकता जो उनके चरणों को क्या करती है, जो उनके चरणों को धोकर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक भक्त अपने को बहुत ही तुच्छ और नीच मान रहा है, मतलब वो इतना ज़्यादा अपवित्र है कि वह भगवान के मतलब जो जल है, जो भगवान के चरणों को छूकर निकलता है, मैं उसको भी अपने सर पे नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, अगला सवाल है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है। तो आषाढ़ का एक दिन है, जो आषाढ़ का एक दिन है वो मोहन राकेश की नाटक है। ठीक है, मोहन राकेश की रचना है। फिर अगला है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है तो उसे क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वह मतलब जिसमें एक ही अंक होता है जिस नाटक में, तो उसे एकांकी बोला जाता है। फिर आगे आता है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लिखित की है। तो भारत दुर्दशा में। देखिए जो भारतेंदु का एक नाटक है भारत दुर्दशा, उसमें वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, यानी कि जो अंग्रेजों का राज है बाहर से देखने में तो बहुत सुख सुविधाओं से और मतलब क्या होता है, साज सज्जा से भरा हुआ दिखता है। ठीक है, यानी कि ये जो अंग्रेजों का राज है वो चारों ओर मतलब दिखावा करता है, अपनी भव्यता का, अपनी वैभव का क्या करता है, दिखावा करता है अंग्रेज राज। ठीक है, बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। पै धन विदेश चली जात इते अति, यह अति ख्वारी। ख्वारी का मतलब होता है दुख। यहाँ क्या कहते हैं कि मतलब जो असली समस्या है, पै धन विदेश चली जात, जो असली समस्या है वह यह है कि जो देश का धन है, जो अपने देश का धन है वह कहाँ भेजा जा रहा है, विदेश भेजा जा रहा है। विदेश यानी कि जो अंग्रेज थे वो अपने भारत देश का धन कहाँ भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे ना। तो वही कहते हैं कि सबसे जो इसमें जो असली समस्या है वह यह है कि अपने देश का धन विदेश भेजा जा रहा है, और यही सबसे बड़ी क्या है, दुख की बात है, यानी कि सबसे बड़ी ख्वारी है, दुख की बात है। अगला है, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। आधे अधूरे नाटक लिखित है तो किसके द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधे अधूरे नाटक हैं मोहन राकेश जी का। अगला सवाल है, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है। देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल ये दो रचनाकार हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से इनकी रचनाओं को अलग अलग करके पढ़िएगा आप लोग। तो ये जो सिंदूर की होली है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, फिर अगला है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। तो क्या है, एक घूंट। जो जयशंकर प्रसाद की रचना है एक घूंट, वह एक प्रकार की एकांकी है। अगला सवाल है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। तो कौन है, राधाचरण गोस्वामी हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन मतलब एक प्रकार का मतलब हास्य रस से भरा हुआ ये रचना है, मतलब हंसी वाली रचना है बूढ़े मुँह मुहासे, तो राधाचरण गोस्वामी की है। वह नाटक जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। तो कौन सा नाटक है, सूरदास है। फिर अगला है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। तो भुवनेश्वर प्रसाद हैं।
तांबे के कीड़े किसकी रचना है? भुवनेश्वर प्रसाद की है। देखिए ये जो प्रश्न है वह आपके यूपी पीसीटी में आ चुका है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। फिर अगला है महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है तो आषाढ़ का एक दिन है, जो इनकी नाटक है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, तो वो किस पर आधारित है? महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, ठीक है। अगला सवाल है दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं तो उदय शंकर भट्ट हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र था। यह आपके यूपी टीजीटी 2021 में ये सवाल पूछा जा चुका है कि भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा अभिनीत पहला नाटक था तो सत्य हरिश्चंद्र था। अगला है अंधा युग में युत्सु की चिंता है तो क्या है? मानव भविष्य की चिंता। यह आपके मानव भविष्य की रक्षा है। यह आपके नेट में पूछा गया सवाल है। अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है? तो मानव भविष्य की रक्षा का है, ठीक है। फिर अगला सवाल आता है जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीत न सुजन समाज ऐसा ही आपहु न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो गुरु और महंत से, ठीक है। अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, याद रखिएगा इसको। और क्या कहते हैं उसमें कि जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजान समाज। यहाँ पर कहा गया है कि देखिए जिस समाज में, जहाँ ना जिस समाज में, देखिए जो सुजान समाज का मतलब होता है यानी कि अच्छा समाज, सुजान का मतलब अच्छा हो गया, समाज का मतलब समाज। तो कहा गया है कि जिस समाज में धर्म बुद्धि और नीति यानी कि नैतिकता और अच्छे लोग नहीं होते, सुजान समाज मतलब अच्छे लोग नहीं होते हैं, ऐसे ही आपो ही नहीं जैसे चौपट राज। वह समाज स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ऐसा समाज एक कैसा होता है? बर्बाद राजा के समान होता है। जैसे एक जो खराब राजा होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, वो जो खुद अपने आप चौपट हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से समाज भी जो ऐसा समाज होता है जो कि धर्म बुद्धि नैतिकता और अच्छे लोग उस समाज में नहीं होते हैं, तो वह भी अपने आप ही चौपट हो जाता है। तो यह अंधेर नगरी में ये काव्यात्मक संवाद कहलवाया गया है किसके द्वारा? गुरु और महंत के द्वारा। और अंधेर नगरी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है। फिर अगला है चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो यह किसने कहा था? वर रुचि ने। चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था? तो ये जो बात बोली है चाणक्य ने, तो किस पात्र के मतलब बात करने पर, सवाल करने पर तो उसका जवाब दिया था, तो वो वररुचि थे, ठीक है। फिर अगला है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो वह भारत को जगाता है। यह आपके यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है कि भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो भारत को जगाता है। अगला सवाल है करबला नाटक लिखा गया है तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। देखिए जो करबला नाटक है वह 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग इसको। फिर अगला है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी लेखक हैं तो राजकुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा है। औरंगजेब की आखिरी रात यह इनकी एक एकांकी है, ठीक है। फिर अगला है दुखनी बाला नाटक की रचना की थी तो राधा कृष्णदास ने की थी। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह है ममता कालिया का। भारत दुर्दशा को माना जाता है तो क्या माना जाता है? नाट्य रासक माना जाता है। फिर अगला है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शकराज का, ठीक है। फिर अगला सवाल आता है भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा कि जो भारतेंदु है तो भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य को और हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की थी। यह कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का है, कंफ्यूज मत होइएगा, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ठीक है। अगला सवाल है पिता गए माता गई गुरुदेव गए कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया,
चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त का है। देखिए जो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जानते हैं इसको। तो इसमें ये क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त का ये जो कथन है वो कहते हैं कि मतलब पिता गए माता गए गुरुदेव गए, मतलब जो चंद्रगुप्त हैं उनके जीवन में माता पिता गुरु ये सब तो पहले ही जा चुके थे, यानी कि मर चुके थे। तो वो क्या कहते हैं कि कंधे से कंधा भिड़ा कर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया, यानी कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, मेरे लिए अपने प्राण देने वाला मेरा सहचर मेरा मित्र सिंहरण भी चला गया। ठीक है, तो यह कथन चंद्रगुप्त जी का है। अगला सवाल है, अंधा युग का वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा की कहानी हर किसी को पता है, जो लोग मतलब महाभारत देखे हैं उन सबको इनकी कहानी पता है। इन्हें श्राप देते हैं श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो जो अंधा युग है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, उनका नाटक है। ठीक है, फिर अगला है संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है, तो क्या है? रत्नावली है। देखिए जो रत्नावली है वो संस्कृत मतलब रत्नावली नाम से संस्कृत में नाटक लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में जो अनुवादित नाटक है वो रत्नावली है। फिर अगला आता है, अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो चंद्रगुप्त का। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी रचना चंद्रगुप्त है, तो उसमें एक पात्र है कार्नेलिया। तो वो ये जो कथन है वो कार्नेलिया के द्वारा कहा गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, मतलब वो भारत देश की प्रशंसा करते हुए इस वाक्य को बोलती हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है, कोणार्क नाटक के रचयिता हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। यह आपके डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और यूपी टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सवाल है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो कितने अंक है? 5 है। पहले भी मैंने बताया अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। देखिए अंधा युग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर एग्ज़ाम में लगभग इससे सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, और ये जो सवाल है अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, तो 5 है। यह आपके डीएसएसबी, पीसीटी, टीजीटी, यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट इन सब में ये सवाल आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? तो सन 1931 ईस्वी है। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता हैं श्रीनिवास दास हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके यूपी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर नाटक श्रीनिवास दास की है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? तो दुर्लभ बंधु से किया है। जो ये भारतेंदु जी की रचना है दुर्लभ बंधु, वो अंग्रेजी नाटक का हिंदी में रूपांतरण है। नाम क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, नाम क्या दिया है? दुर्लभ बंधु। ठीक है, अगला सवाल है, सैरंध्री के रचनाकार हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, तो क्या है? लहरों के राजहंस है। मोहन राकेश इनके रचनाकार हैं। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है लहरों के राजहंस। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो नाटक विधा की पुस्तक है। ठीक है, 8वां सर्ग नाटक विधा की पुस्तक है। फिर अगला है, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो किसने लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। देखिए जो जयशंकर प्रसाद है, ये जो सवाल है वह आपकी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। तो जयशंकर प्रसाद के जो महत्वपूर्ण नाटक हैं तो एक बार उनके नाम आप जान लीजिए। देखिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सौमनी और जन्मेजय का नागयज्ञ, तो ये जितने हैं महत्वपूर्ण इनके नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटक हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के। अगला सवाल है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं? तो मोहन राकेश हैं। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अष्ट। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का क्या नाम है? तो गोपाल राम गहमरी है। ठीक है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की ज़मीन को पूरा किसने किया? तो कमलेश्वर ने पूरा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि जो मोहन राकेश का नाटक है पैर तले की ज़मीन, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि यह इनकी एक अपूर्ण रचना है और इसको पूरा किसने किया? तो कमलेश्वर ने किया था।
वह एकांकीकार जिसने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया तो राम कुमार वर्मा जी हैं। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है तो कौन करता है? जुनेजा करता है। जुनेजा एक पात्र हैं, सावित्री भी इसकी एक पात्र हैं, तो उनके व्यक्तित्व की जो सार्थक समीक्षा करते हैं तो वो जुनेजा करते हैं। और आधे अधूरे किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है, याद रखिएगा। अंधा युग, आधे अधूरे। देखिए ये जो रचनाएं हैं ना इतनी मिलती जुलती हैं कि मतलब बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनके रचयिता हैं कौन। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आधे अधूरे हैं वो आपके मोहन राकेश की रचना है और जो अंधा युग है वह धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है। अगला सवाल है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है तो अश्वत्थामा है। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है तो किसने कहा है? गांधारी ने। गांधारी ने अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं बल्कि वंचक कहा है। अगला सवाल आता है, मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे। आधे अधूरे में यह कथन किसका है? तो छोटी लड़की का। देखिए जो आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश जी का, उसमें एक छोटी सी लड़की है तो उसका यह कथन है, वो क्या कहती है? मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे। यहाँ मिट्टी के लोंदे का मतलब होता है मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना जो मिट्टी का ढेला होता है, ढेला बोल लीजिए या पिंड बोल लीजिए, तो उसी को कहती है। तो जो यहाँ पर मिट्टी का लोंदा है यानी कि जो मिट्टी का पिंड है वह गीली मिट्टी का है। ठीक है। तो वही कहती है जितने जो सब के सब लोग हैं वो सब लोग क्या है? मिट्टी के ढेले हैं। ठीक है। तो वह छोटी सी लड़की कहती है। फिर अगला है, स्कंद गुप्त में कवि कालिदास का नाम है तो क्या है? मात्रगुप्त है। जो स्कंद गुप्त में कवि कालिदास को नाम दिया गया है तो मात्रगुप्त नाम दिया गया है। अगला है, अजातशत्रु नाटक प्रकाशित हुआ तो कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अजातशत्रु आपके जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? तो विशस्य विषमौसधम। ठीक है। विशस्य विषमौसधम में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ौदा के एक राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर अगला सवाल है, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? तो क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या, यानी कि जो युद्ध हो जाता है लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद समस्याएं कितनी आती हैं, तो उस समस्या के बारे में अंधा युग में मतलब धर्मवीर भारती जी ने इस समस्या को यहाँ पर उकेरा है। ठीक है। फिर अगला है, भीष्म साहनी का नाटक है तो माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में। तो देखिए ये जो भीष्म साहनी की ये सब जो नाटक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो इनकी एक रचना है माधवी, मतलब इनका जो नाटक है माधवी, तो वो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हानूस इनका 1977 ईस्वी में आया था। और कबीरा खड़ा बाजार में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका नाटक है भीष्म साहनी जी का, कई बार ये एग्ज़ाम में आता है, तो 1981 में प्रकाशित हुआ था। और देखिए भीष्म साहनी की और 2-3 मतलब ऐसे नाटक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोग को। तो उनमें से देखिए आपका एक मुआवजे आ गया, मुआवजे। ठीक है। 1993 में रंग दे बसंती चोला, सुना होगा आप लोगों ने, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1996 में आई थी। और एक आलमगीर है, वह 1999 में आई थी। ठीक है। तो ये सब भीष्म साहनी के नाटक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला आता है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं तो राम कुमार वर्मा हैं। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं तो किसको? ध्रुव स्वामिनी को। जयशंकर प्रसाद की रचना है। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक है तो ध्रुव स्वामिनी है। अगला सवाल है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? चंद्रगुप्त से लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो क्या कहा गया है इस पंक्ति में? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जो हिमालय की ऊंची चोटी है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यानी कि जो हिमालय की ऊंची चोटियों से स्वतंत्रता, वीरता और राष्ट्रीय चेतना का
का क्या किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हिमालय की ऊंची चोटियों को स्वतंत्रता, वीरता और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है, चंद्रगुप्त से लिया गया है। फिर अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है तो क्या है, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। तो देखिए जो आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश जी का, तो इसका जो मूल कथानक है, मूल कहानी है, तो उसमें पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता है व रिक्तता। तो अक्सर करके आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा, जो संयुक्त परिवार होते हैं तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, मतलब परिवार किस तरह से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। जो दाम्पत्य संबंध है, जो जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, तो उन सब में किस प्रकार से मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कटुता, मतलब एक दूसरे से किस प्रकार से वो अलग हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है इस नाटक में। ठीक है, फिर अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक है, कौन है, महेंद्र नाथ है। याद रखिएगा कि जो आधा अधूरा नाटक है उसमें पुरुष एक है, तो महेंद्र नाथ है उनका नाम है। ठीक है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को किसने श्रेष्ठ कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर अगला आता है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन किसका है, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है, यह कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर अगला सवाल है, रेडियो एकांकी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ध्वनि एकांकी कहा जाता है। अगला सवाल है, खामोश, अदालत जारी है, नाटक लिखा है, तो किसने लिखा है, विजय तेंदुलकर ने लिखा है। हिंदी का प्रथम एकांकी है, तो क्या है, बादल की मृत्यु। देखिए ये जो एकांकी है बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा की है, यह 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह आपके ये जो प्रश्न है यह DSSB, TGT और PGT दोनों में आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बादल की मृत्यु जो है रामकुमार वर्मा की रचना है, 1930 में यह प्रकाशित हुई थी। अगला है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं, तो कौन है, भरत मुनि है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो नाटक है उसको पंचम वेद भरत मुनि मानते हैं। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं, कौन है, मोहन राकेश हैं। अगला सवाल है, लवण धो धो एकांकी संग्रह है, तो बद्रीनाथ भट्ट का है। देखिए ये जो एकांकी संग्रह है लवण धो धो, इसको नॉर्मली सा कोई भी इंसान पढ़ेगा तो ऐसे ही हंसी आ जाएगी इसको पढ़ के, ये जो रचना है। ठीक है, तो लवण धो धो, तो ये देखिए जो रचना है बद्रीनाथ भट्ट जी की, तो यह 1926 में प्रकाशित हुई थी। यह एक मनोरंजक प्रहसन है। तो ठीक है, देखिए जो प्रहसन होता है, प्रहसन का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक हंसना। ठीक है, तो इसको तो पढ़ने पे ही हंसी आ जा रही है ना। फिर अगला है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। आनंद रघुनंदन नाटक लिखा है राजा विश्वनाथ सिंह ने। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु हैं। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं भीष्म साहनी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया भीष्म साहनी के जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, तो उन सब के बारे में मैंने बताया है। उसमें से कबीरा खड़ा बाजार में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके UP PGT 2016 में आ चुका है। ठीक है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। रामायण महान नाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है, तो चंद्रगुप्त में है। ठीक है, अगला आता है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। जी हाँ, आधुनिक एकांकी के जो जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति है, तो शंकर शेष की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। अगला सवाल है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है, तो मुद्गल है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी दी तो किसने दी थी, अनंत देवी ने दी थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्री हतमुख पर, जीवित मानव स्व कोई चिन्ह ना था।
श्रीहत मुख पर। श्रीहत का मतलब हो गया श्रीहीन या फिर शोकग्रस्त मुख। तो इसमें जो अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है, तो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है। तो इसमें क्या कहते हैं कि संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, यानी कि जो संजय है, संजय कथा सुनाते हैं ना महाभारत की गांधारी को। तो यहाँ पर कहते हैं कि संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, यानी संजय से युद्ध की कथा सुनते सुनते रात बीत गई और क्या हो गई, सुबह हो गई। पाकर यह गहन व्यथा गांधारी पत्थर सी। तो इस कथा को सुनकर जो गांधारी है, गांधारी की जो गहन पीड़ा है वह क्या हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी। ठीक है, गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह ना था। वह यानी कि गांधारी अपने दुख में कैसी हो गई थी, पत्थर के समान जड़वत हो गई थी, और उसके श्रीहीन यानी कि शोकग्रस्त मुख पर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं था, कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं बचा था जिससे यह लगे कि वह एक जीवित मानव है। ठीक है, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है, तो भारतीय लोकनाट्य परंपरा है। देखिए, जो अंधा युग है तो उसमें जब दृश्य का परिवर्तन होता है, मतलब जो नाटक चलते हैं, तो नाटक में एक दृश्य खत्म होने के बाद जब दूसरा दृश्य आता है, तो उस दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन, जो कथा का गायन होता है, तो यह जो योजना है उसका स्रोत क्या है, तो भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। यानी कि जो भारत का परंपरागत लोक नाट्य का जो परंपरागत मतलब कार्य है कि क्या करना है उसमें, तो यह योजना इसी से मतलब ली गई है, इसका ये स्रोत है। ठीक है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। प्रसाद का वह नाटक जो राज तरंगड़ी पर आधारित है, तो कौन सा नाटक है, विशाख है। ठीक है, प्रसाद का नाटक राज तरंगड़ी पर आधारित है तो वह विशाख है। अगला सवाल है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम व जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद की किस नाटक से उद्धृत है, तो स्कंद गुप्त से है। देखिए, ये जो कथन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में आ चुका है। तो क्या है इसमें कि आह वेदना मिली विदाई, कि आह मुझे वेदना, वेदना का मतलब दुख होता है, क्या मिली, मुझे वेदना ही मिली, विदाई में मुझे वेदना ही मिली, यानी कि मुझे दुख ही मिला। मैंने भ्रम व जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, मैंने भ्रम में पढ़कर यानी कि मैंने मोह या अज्ञानतावश मतलब भ्रम में पढ़कर अपने जीवन भर की संचित, जो जीवन भर का मैंने संचित किया था, संचित किए गए पुण्यों, सुखों और उपलब्धियों को, जो कि मधुकरियों की तरह थी, उसको मैंने व्यर्थ ही लुटा दिया। तो देखिए यहाँ पर जो ये शब्द आया है मधुकरियों की भीख, तो इसका क्या आशय है, देखिए इसका मतलब है मधुकरियों का मतलब होता है मधुमक्खी। तो जो मधुमक्खियों की तरह जीवन भर छोटी छोटी मेहनत से जो कुछ भी अर्जित किया, मधुमक्खी क्या करती हैं, धीरे धीरे करके पुष्पों से जाके थोड़ा थोड़ा रस लेकर के वो अपने छत्ते का निर्माण करती है, और एक दिन आकर के कोई उसे पूरा निकाल ले जाता है। यानी कि उनके जीवन भर का जो मेहनत था वो क्या होता है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वही मनुष्य की बातें हो रही है कि जो जीवन भर मेहनत करके, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके जो कुछ भी मनुष्य अर्जित करता है, जैसे कि पुण्य हो गया, अनुभव हो गया, कर्तव्यों का फल हो गया, तो ये सब उसे मोह माया और किसी भ्रांति में आकर क्या करता है, वह उसे खो देता है। तो देखिए ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसको सरल अर्थों में ऐसे हम देख सकते हैं कि जीवन भर की कमाई गई अच्छी जो चीज़ें होती हैं वह भी मोह में या भ्रम में आकर के व्यर्थ चली गई, और अंत में क्या मिला, अंत में केवल पीड़ा ही हमारी हाथ लगती है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि मतलब किसी भी प्रकार की मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नाटक से उद्धृत पंक्ति है स्कंद गुप्त से ली गई है। अगला है भारतेंदु की वह रचना जो नाट्य रसक है, तो भारत दुर्दशा है। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है, तो शमशान है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है, तो लहरों के राजहंस से यह संवाद लिया गया है। तो देखिए जो लहरों का राजहंस है मोहन राकेश की रचना है, और इसमें एक पात्र हैं
नारी पात्र है, सुंदरी नाम है, ठीक है। तो सुंदरी का ही यह कथन है। तो वह क्या कहती है कि एक स्त्री ही, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, यानी कि एक स्त्री का आकर्षण जो होता है वह पुरुष को सांसारिक विषयों में अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करती है, प्रेरित कर सकती है। तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, ठीक। तो क्या कहती हैं कि जबकि उसका अभाव, यानी कि स्त्री का अभाव या उसके प्रति जो उदासीनता होती है वह पुरुष को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकती है, जिससे वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके, जो कि गौतम बुद्ध के मार्ग का सार है, ठीक है। यानी कि कहा गया है ना कि एक स्त्री ही है जो घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, पुरुष को अच्छे मार्ग पे भी ले जा सकती है और उसे कुमार्ग पे भी ढकेल सकती है। तो यहीं पर ये सुंदरी इस नाटक में कहती हैं। लहरों के राजहंस से ये संवाद लिया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, नेट में पूछा गया सवाल है। फिर अगला आता है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो एक प्रहसन है, तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी यह एक प्रहसन है, ठीक है। अगला सवाल है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, नाटक है या यूपी-टीजीटी में आया हुआ सवाल है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेल का विकट खेल, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। शिवा साधना नाटक है हरिकृष्ण की। जन्मेजय का नाग यज्ञ यह प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय जी। शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी मैंने प्रश्न आपको पढ़े, जितने भी मैंने प्रश्न पढ़े वो आपके यूपी टीजीटी में आ चुके हैं 2002 में और 2003 में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इसमें रेल का विकट खेल, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब, अंधा कुआं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक। अगला सवाल है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, तो करुणालय है, आपके यूपी टीजीटी में आया हुआ सवाल है। नहुस, देखिए जो करुणालय है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा। नहुस नाटक के नाटककार हैं तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया तो राजा लक्ष्मण सिंह ने, यह भी टीजीटी में आया हुआ सवाल है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो को कहा जाता है तो रंगमंच कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, रंग का जो अर्थ होता है रंगमंच, रंग का अर्थ जो होता है वो होता है आकर्षक, और मंच का अर्थ होता है प्रदर्शन या फिर स्थान, यानी कि वह स्थान जहाँ पर जो आपके नृत्य नाटक खेल इत्यादि हो वह लोगों को आकर्षित करे, तो उसे ही रंगमंच कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि रंगमंच क्या है। हानूस नाटक के रचनाकार हैं तो भीष्म साहनी है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। देखिए, ये जो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, यह आपके लाला श्री निवास दास की रचना है, ठीक है। और यह 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। फिर अगला आता है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो 8 रसों का। अब देखिए, जो परिपाक होता है, परिपाक का मतलब होता है पूर्ण विकास, ठीक है। तो नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है। जो आपके भरत मुनि हैं उन्होंने नाट्यशास्त्र में भी 8 रसों के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये जो कहा गया है कि नाटकों में रसों का जो परिपाक है, तो जब नाटकों में रसों का पूर्ण विकास होता है तो उससे क्या होता है, नाटक में जो विभिन्न प्रकार के भावनाएं और अनुभव होते हैं उनका चित्रण आसानी से किया जाता है। किसके माध्यम से? रसों के माध्यम से, ठीक है। तो जो ये 8 रस के बारे में बात किए हैं नाटकों में, तो वो रस कौन कौन से हैं ये भी आप लोग जानिए। तो आपके श्रृंगार रस हो गया, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस और रौद्र रस, ठीक है। तो 8 रसों के बारे में बात की गई है नाटक में, ठीक है। फिर अगला है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित किस प्रकार का एकांकी है? तो सामाजिक व्यंग्य। जो उपेंद्र नाथ अस्क की ये
एकांकी है जोक, वो एक समाज पर व्यंग किया गया है। यह आपकी टीजीटी का पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाड़ है तो विशस्य विस्मौषधम है। और देखिए जो विशस्य विस्मौषधम इनकी रचना है वह 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यहाँ भाड़ जो शब्द दिया है तो आपके भी जहन में ये बात आती होगी कि भाड़ क्या है। तो देखिए जो भाड़ है यह एक प्रकार का नाटकीय रूपक होता है और इसमें एक पात्र होता है, मतलब एक नायक होता है और वह एक पात्र क्या करता है, एक कल्पित पात्र से बात करता है। ठीक है, और यह एक हास्य प्रधान, मतलब इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है और यह केवल एक अंक पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये इसमें बस एक ही नायक होगा, एक पात्र होगा और वह कल्पित पात्र से बात करता है। ऐसे नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर कोई अपने आप से बातें करता है तो कहते हैं पगला गए हो का, अपने आप में बड़बड़ा रहे हो, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, फिर अगला है, विद्रोहिणी अम्बा नामक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है तो सत्य हरिश्चंद्र है। फिर अगला है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्भला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है, तो यह कथन चाणक्य का है। देखिए जो ये कथन है उसमें क्या कहते हैं कि जो समझदारी है, मतलब समझदारी या ज्ञान प्राप्त करने में जब देर होने पर मनुष्य की क्या होती है, युवा अवस्था या फिर यौवन की जो सुंदरता है, उसकी ऊर्जा है, उसका उत्साह है, वो क्या होता है, खो जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्भला जाते हैं। जैसे कि जब तक हम किसी माला को बनाने में या सजाने में व्यस्त रहते हैं तब तक क्या होता है कि वो फूल मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं तो इसका मतलब है कि देर से समझ आने पर हम उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हैं जो पहले उपलब्ध थी। ठीक है, फिर अगला है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया, तो उनका नाम है गिरीश कर्नाड। देखिए जो गिरीश कर्नाड हैं वो एक नाटककार हैं, अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और कवि भी हैं। ठीक है, तो यक्षगान का क्या मतलब होता है, देखिए यक्षगान होता है जो एक मतलब दिव्य पुरुष या फिर जैसे कोई देवता हैं तो उनके मतलब उनका गीत या गान करना। ठीक है, तो यही यक्षगान है। तो ये जो गिरीश कर्नाड है ना, उनको आप सभी लोग जानते हैं। वो ये हिंदी फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। किसी किसी फिल्म में ये हीरो का भी काम किए हैं, इन्होंने विलन का भी काम किया है। ठीक है, तो ऐसे तो इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि एक इनका फिल्म है जीवन भुक्त, संपर्क, रतनदीप, बेकसूर, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन एक इनकी फिल्म है जिसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। आई थिंक अगर आप लोगों ने उस मूवी को देखी होगी तो आपके जहन में तुरंत उनकी छवि बन के आ जाएगी। एक मूवी है मेरी जंग। ठीक है, और ये अनिल कपूर की मूवी है। इसमें अमरीश पुरी भी हैं और मीनाक्षी सिसांद्रे हैं, मतलब जो हीरोइन हैं वो हैं। और इसमें एक बहुत ही फेमस गाना है उनका, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने गाना। तो उसमें वो अनिल कपूर के पिता की रोल निभाए हैं। ठीक है, कौन, गिरीश कर्नाड जी। फिर अगला है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार है सुरेंद्र वर्मा। नेपथ्य राग नाटक है मीराकांत का। अगला सवाल है, ताजमहल का टेंडर नाटक है अजय शुक्ला का। वह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिसने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था तो वो रांगीय राघव थे। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, आप सभी को पता है। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। भारतेंदु का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है तो भारत दुर्दशा है। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं, तो स्कंद गुप्त की है। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं, तो स्कंद गुप्त की हैं। ठीक है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। अगला सवाल है, जय वर्धमान नाटक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। देखिए यह इनका नाटक 1910 में प्रकाशित हुआ था, यह इनका सर्वप्रथम नाटक माना जाता है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की या लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है जो कि 1972 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है,
फिर अगला है वह कवि जिन्होंने अनघ नाटक लिखा है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। अनघ नाम से नाटक इन्होंने लिखा है। दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार। एक और द्रोणाचार किसकी रचना है? शंकर शेष की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके नेट में पूछा गया सवाल है। अगला है भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? तो भारत दुर्दशा को। अगला सवाल है रामेश्वर प्रेम का वह नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक वाल्पोनी एवं द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है, तो लोमड़ बेस है। ठीक है, तो क्या है? बेन जॉनसन का नाटक है वाल्पोनी और दी फॉक्स, तो इसका हिंदी रूपांतरण रामेश्वर प्रेम ने क्या लिखा है? लोमड़ बेस। ठीक है, अगला सवाल है वह एकांकी जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है, तो सूखी डाली है। देखिए जो सूखी डाली है वो उपेंद्र नाथ अस्क की एक एकांकी नाटक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है, तो किसकी? यौन कुंठाओं की। देखिए जो मुद्रा राक्षस है वो एक नाटककार है, और देखिए कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मुद्रा राक्षस एक मतलब नाटक है और उसके रचनाकार विशाख दत्त है जो संस्कृत भाषा में है, लेकिन यहाँ मुद्रा राक्षस एक लेखक हैं और उनकी एक रचना है तिलचट्टा। तो उसमें तिलचट्टा किसका प्रतीक बताया गया है? यौन कुंठाओं का। लेकिन ये जो तिलचट्टा है ना वह मतलब बहुआयामी प्रतीक है उसके, तो अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग प्रतीक बताया गया है तिलचट्टा का। तो कुछ और प्रतीक है, तो वो क्या क्या है जान लीजिए। आतंकवाद से संबंधित, ठीक है, आतंकवाद का भी प्रतीक बताया गया है। समाज में गंदगी और अराजकता का भी प्रतीक बताया गया है तिलचट्टा को। मानवीय त्रासदी का प्रतीक है, आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है और यौन कुंठाओं का प्रतीक है ये तिलचट्टा। ठीक है, अगला है एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं, तो राम कुमार वर्मा है। आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। चरण दास जो नाट्य कृति है हबीब तनवीर की। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है गीति नाट्य। सती, चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है, तो राधा चरण गोस्वामी ने। मादा कैक्टस नाटक लिखा है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो चाणक्य है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई है, तो कहाँ पर हुई है? बंगाल में। देखिए जो बंगाल है, बंगाल कोलकाता मतलब जो बंगाल है, तो जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो अगर यहाँ पर मतलब जो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहें, तो अगर यहाँ कोलकाता देना तो वो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी आंसर आपका सही रहेगा। तो उसकी स्थापना हुई थी 1795 में स्थापना हुई थी सबसे पहले। कहाँ? बंगाल में। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला है काशी में नेशनल थिएटर के स्थापना के प्रेरक रहे हैं, तो कौन रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। अगला सवाल है संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत। अगला है जन नाट्य मंच। जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना हुई है, तो 1939 ईस्वी में। देखिए ये जो जन नाट्य मंच है IPTA, इसको इप्टा बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय जन नाट्य संघ। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई है वह 1939 में हुई है। तो देखिए इसकी स्थापना के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए आप। देखिए इसकी स्थापना का जो दिवस है वो 25 मई है, और मूल स्थापना इसकी 1943 में हुई है। लेकिन अब यहाँ पर 1939 दिया है, तो क्यों दिया है? तो देखिए जब 1939 में प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यक्रम और विचार विमर्श के दौरान जन नाट्य आंदोलन यानी कि जन नाट्य संघ की रूपरेखा बनी थी। कब बनी थी? 1939 ईस्वी में इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। ठीक है, और इसी पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर के 1943 ईस्वी में इप्टा की स्थापना हुई थी। तो मतलब याद रखिएगा, रूपरेखा तैयार हुई 1939 में और स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में। तो मतलब अगर ऐसा आता है क्वेश्चन में, ये आपके KVS PGT में पूछा गया सवाल है, तो इसकी पूरी कहानी यही है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं, तो सफदर हाशमी को कहते हैं।
वह कृति जिसको संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ है, तो कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन आपका मोहन राकेश की रचना है। फिर अगला है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? तो ध्रुव सामनी का। क्या कहते हैं कि सच है वीरता जब भागती, यानी कि जब वीरता, यानी कि जो कि सत्य और न्याय का प्रतीक है, वीरता तो इसी का प्रतीक है ना। तो कहते हैं कि जब वीरता राजनीति के राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। छल छंद का मतलब होता है कि जो कि स्वार्थ और लालच से प्रेरित होता है। राजनीति के बारे में यही कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब वीरता राजनीति के छल छंद से भागती है तो उसके पीछे केवल स्वार्थ की छल की धूल ही रह जाती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो बातें हैं, ये जो संवाद है ध्रुव स्वामी का, तो यह बात मिहिर देव अपने राजकुमार सकराज को यह संदेश देने के लिए कहते हैं कि राजनीति में नीति को ना खोएं, बल्कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें, ठीक है। तो यह मिहिर देव अपने राजकुमार सकराज को संदेश देते हैं, तब उन्होंने ये संवाद बोली थी, ठीक है। आगे है, नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है तो खूबसूरत बहू है। उत्तरायण कृति है रामकुमार वर्मा की। रस गंधर्व नाटक के रचयिता है मणि मधुकर। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अगला सवाल है, वह लेखक जो रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, तो चिरंजीत हैं। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगशीर्ष। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है तो लहरों के राजहंस है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना। कामना जयशंकर प्रसाद की रचना है जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। यह पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। अगला है, चंद्रावली नाटिका के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। फिर अगला है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक से आया हुआ संवाद है? तो यह स्कंदगुप्त से लिया हुआ संवाद है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि जो स्कंदगुप्त से ये कथन लिया गया है, तो इसमें कहते हैं कि मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, कि मतलब ये जो मेरा शरीर बना है वो मिट्टी से बना हुआ है और यह किसी भी प्रकार के लोभ की सामग्री नहीं है, ठीक है। और इसी के लिए, इसी मतलब जो युद्ध हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इसी के लिए सब अस्त्र उठा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मतलब जो कुछ भी होता है, मतलब जितना भी युद्ध हो रहा है, इस मोह माया संसार धन जितने भी चीज़ हैं, इन सब के लिए जितने भी युद्ध हो रहे हैं, क्या होता है अंत में जा कर के सब मिट्टी में लीन हो जाते हैं, मतलब सब कुछ समाप्त होता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, सब मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत वह नाटक जो अनुदित रचना है, तो विद्या सुंदर है। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती, तो वो सुवासिनी है, सुवासिनी। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किससे है, तो आधे अधूरे नाटक से है। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है, तो क्या है, समय स्थान कार्य की एकता। तो क्या है कि मतलब एक ही समय में एक ही स्थान पर एक ही कार्य होना चाहिए, यह नाटक को क्या करती है, एकाग्र और प्रभावशाली बनाती है, ठीक है। तो इसका संकलन त्रय क्या है, मतलब आशय क्या है, तो समय स्थान और कार्य की एकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई, तो 1880 ईस्वी में प्रदान की गई थी। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी, अंधा युग उद्धृत। प्रस्तुत कथन किसका है, तो धृतराष्ट्र का है। देखिए ये जो कथन दिया गया है, इसमें ये जो कथन है धृतराष्ट्र का है। कहते हैं कि जब वे अपने पुत्रों विशेषकर दुर्योधन के प्रति अपने अंधे प्रेम को स्वीकार करते हैं इसमें, ठीक है। वह मानते हैं कि उन्होंने दुर्योधन के अन्याय, अधर्म और दुराचार को इसलिए सहन किया क्योंकि वह उनका पुत्र था, ठीक है। तो वही वो कहते हैं कि पुत्र मोह ही या ममता ही उनका मतलब क्या है, उनकी नीति है, और वही ममता उनकी मर्यादा बन गई है, ठीक। मतलब यहाँ धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की जो गलतियाँ हैं उसको नहीं मानते हैं, बल्कि यहाँ पर अपना जो अंधा प्रेम है, अंधी ममता है उनकी, वो दर्शाते हैं, ठीक। अगला है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इंदर सभा के लेखक हैं अमानत। अगला सवाल है, भिखारी ठाकुर का
विदेशिया है तो लोक नाट्य है। साहित्य की वह विधा जिसमें रंग निर्देश होता है तो नाटक है। एक अंक वाले नाटक को कहते हैं एकांकी। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है तो पारसी नाटक की। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। फिर अगला सवाल है अतएव दो बालकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है तो चाणक्य का है। वो क्या कहते हैं, इन जो कथन है उसका आशय क्या है कि जो दो विपरीत या नकारात्मक चीज़ों के बीच में एक सकारात्मक शुद्ध और लाभकारी चीज़ का होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो देखिए ये जो चाणक्य का कथन है तो इसमें जीवन में संतुलन और सकारात्मक चीज़ों के महत्व पर जोर देते हैं। ठीक है, जोर दिया गया है इस कथन में, और ख़ास करके जब हम विपरीत परिस्थितियों या लोगों से घिरे होते हैं तो इसमें यही चाणक्य कहते हैं। ठीक है, अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है तो 8वां सर्ग में आया है। 8वां सर्ग जो नाटक है वो किसकी है, सुरेंद्र वर्मा की है। अगला सवाल है भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है कारवा। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कहा गया कथन है तो देवसेना का है। देखिए इसमें क्या कहती हैं वो कि कष्ट और तपस्या से हृदय क्या होता है, मजबूत होता है। हृदय कष्ट हृदय की कसौटी यानी कि कष्ट और तपस्या से हृदय मजबूत होता है। और यदि कोई इन कठिनाइयों से नहीं गुजर सकता तो उसके जीवन में मतलब कोई अस्थायी सुख नहीं होगा। ठीक है, तो उनको मतलब देवसेना का कहना है कि मनुष्य को इन कष्टों से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, फिर अगला है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है तो 1928 है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से चित्र खींचा है तो भारत की दुर्दशा के कारणों का खींचा है। फिर अगला सवाल है स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल दृश्य कितने हैं तो 7 हैं। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है तो दंतुल है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है तो स्कंदगुप्त का है। देखिए क्या कहते हैं कि इसमें जो सत्ता और अधिकार का लोभ है, इसमें जो स्कंदगुप्त हैं कहते हैं कि जो सत्ता और अधिकार का लोभ है वो व्यर्थ है, क्योंकि ये जो अहंकार है मनुष्य का कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही नियामक हूँ, तो यह जो वह समझने की भूल करता है उससे जो उसकी तीव्र इच्छा जागृत होती है और ये अहंकार है कि वह सब कुछ कर सकता है, तो यही वह भावना है जो कि मनुष्य के लिए दुख, मोह और निराशा का क्या बनती है, कारण बनती है। यही जो मतलब अहंकार है मनुष्य में कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, यही वह सब कुछ बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त का कथन है। अगला है अजातशत्रु नाटक के लेखक हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला सवाल है भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है तो 6 भागों में। ठीक है, 6 अंकों में विभाजित है। प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है तो लहरों के राजहंस में है। वह नाटक जिसमें कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है तो सूर्यमुख है। देखिए जो सूर्यमुख नाटक है वह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। दृश्य तत्व साहित्य की विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है तो नाटक विधा की। दृश्य तत्व साहित्य किस विधा की अनिवार्य विशेषता है तो नाटक की है। वह ऐतिहासिक नाटक जिसकी रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है तो संयोगिता स्वयंवर की। ध्रुव सौमनी नाटक का चरित्र पात्र कौन है तो रामगुप्त हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है तो शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है। देखिए भारतेंदु मंडल में जो लेखक हैं वो इस प्रकार से, आप लोग नाम याद रखिएगा क्योंकि सवाल बनते हैं इससे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधाचरण गोस्वामी जी हैं और राय कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, इतने लोग आपके भारतेंदु मंडल के मतलब लेखक हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक रचना है तो नाटक विधा की रचना है। और यह रचना किसकी है, सुरेंद्र वर्मा की है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सुरेंद्र वर्मा की यह रचना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना में है तो अंधा युग से लिया गया है। यह चाणक्य के द्वारा कहा गया है कि देखिए जो ये रक्तपात चल रहा है, मतलब जो युद्ध चल रहा है, यह रक्तपात कब तक चलेगा, यह कब समाप्त होगा, किसी को नहीं पता है। और जब भी समाप्त हो तो हानियां तो दोनों पक्षों से ही होनी है। ठीक है, तो यह अंधा युग से यह पंक्तियां दी गई हैं। अगला सवाल है प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है तो संग्राम और प्रेम की वेदी है। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें
जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, तो वह कौन सा नाटक है? अंधा युग है। फिर अगला है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त से लिया गया है। देखिए, ये जो कथन है वो चाणक्य के द्वारा कहा गया है। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये जो आपको मैंने पंक्ति बताई कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, तो यह आपका अंधा युग से दिया गया है। मैंने गलती से बता दिया कि मतलब ये चाणक्य का लाइन है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो चाणक्य का कथन है वो ये है कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन चंद्रगुप्त से लिया गया है, जो कि चाणक्य के द्वारा कहा गया है। फिर अगला है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है, तो सावित्री है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक है, तो नहुस है। देखिए, जो नहुस है वो गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया है। और गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ एकांकी है, तो एक घूंट है। आज के हमारे इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो चंद्रगुप्त का है। क्या कहते हैं इसमें कि जो महत्वाकांक्षा या बड़ी इच्छाएं होती है, निष्ठुरता या कठोरता के माहौल में पनपती है और परिपक्व होती है। तो इसका आशय क्या है कि संघर्ष, कठिनाइयों और कठोरता के माध्यम से ही महान लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर हमें कोई महान लक्ष्य पाना है तो उसके लिए बहुत ही मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो आज की क्लास जो नाटक पर आधारित थी प्रश्नोत्तरी की, वो यहीं पर समाप्त होती है। मैं हर दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पर आप ऐसा नहीं करते हैं। तो आज मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नई विधा के साथ, जिसका नाम है उपन्यास। तो कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उपन्यास से संबंधित जितनी भी प्रश्नोत्तरी होगी, ठीक है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।